हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और वैसे ये क्लास एक दिन पहले आने वाली थी, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से ये क्लास आपको आज मिल रही है। और यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि ये क्लास टेक्निकल इशू की वजह से लाइव न लेकर रिकॉर्डेड क्लास है, बट आज आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्लास में हम स्किल कोर्स की ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास पर बात करने वाले हैं। और ये जो क्लास है, जिसको कहते हैं कि रामबाण के ऊपर जो एक ही क्लास और सब कुछ समापन की ओर जाता है, वही क्लास है द वन शॉर्ट क्लास। यस। और स्किल कोर्स अगर जिसके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनके लिए मैं मॉडल पेपर भी दे रहा हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ। तो इसलिए मिस मत कीजिएगा। आपके मॉडल पेपर कौन सा आएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न कौन से, सभी शंकाओं का समाधान के साथ आपको कॉन्फिडेंस देने वाली जो क्लास है वो है द वन शॉर्ट क्लास। तो जरूर शेयर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपकी उम्मीदों से भी बेहतर रिजल्ट निकाल के आए। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। वैसे ध्यान रखना कि आपका जो स्किल कोर्स होगा ना, वो 2 घंटे का ही पेपर होगा। कितने घंटे का पेपर होगा? 2 घंटे का ही पेपर होगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए किसी के स्किल कोर्स में 5 यूनिट है, किसी के 3 यूनिट है, किसी के 2 यूनिट है, या 4 यूनिट है, वो कुल मिलाकर उसको मर्ज किया जाएगा और 3 यूनिट ही बनाई जाएगी। 4 है तो 3 बनाई जाएगी। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मॉडल पेपर आपको बता देते हैं, ताकि वो और बेहतर रहेगा आपको इसको कॉन्फिडेंस लेने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मॉडल पेपर, और भी सब्जेक्ट का नाम है भारतीय संविधान एवं प्रशासन। देखो, इस क्लास के लास्ट में मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। क्लास के एंड में एक ऐसी जबरदस्त इंपॉर्टेंट थिंग्स बता दूंगा जिससे ये पेपर एकदम इजी हो जाएगा। और भी, लेकिन उसके लिए पहले ये मॉडल पेपर जानना जरूरी है। क्लियर? देखिए, मॉडल पेपर में आप सभी को बताएं कि ए खंड होगा और बी खंड। अ और बी ये दोनों मिलाकर 80 नंबर का मैटर होगा, ठीक है। अ खंड में आपके 10 प्रश्न आएंगे, प्रति प्रश्न 2 नंबर के हिसाब से, तो 20 नंबर यहाँ से होंगे। ब खंड में आपके अगर मैं बात करूं तो 3 प्रश्न ही करने हैं, और अगर देखा जाए तो 60 नंबर होगा। तो प्रति प्रश्न कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर। हाँ, यानी इधर से 10 प्रश्न करो, इधर से एक करो, बराबर या उससे भी इम्पोर्टेंट। तो इसलिए ध्यान रख लीजिएगा कि आपके अ और ब खंड को मिलाकर क्या करना है। करने 3 यूनिट है, ग में से 3 प्रश्न करने, लेकिन कर्ण आएंगे 5 या 6। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया पहले तो। चलो अब आगे बात करते हैं। तो आपका पार्ट ए होगा, उसमें शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो आंसर के साथ करवा रहा हूं जो अपने सभी यूनिट से होंगे। पहला, संविधान सभा का गठन कब और कैसे हुआ? समझिएगा, क्योंकि संविधान सभा का गठन 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। कौन सी योजना? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। और उस मीटिंग में उस कमीशन ने यह तय किया गया कि संविधान बनाने के लिए 389 सदस्य होंगे, जिनमें से अधिकांश का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ध्यान रखना, ये जो 389 सदस्य थे ना, उसमें से आपके ध्यान रखना 292 सदस्य तो आएंगे ब्रिटिश फ्रांस से, यानी अंग्रेजों के गुलामी वाले जो इलाके हैं वहां से। फिर 93 सदस्य जो आएंगे वो देसी रियासतों से, और 4 सदस्य जो हैं वो चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र है वहां से। क्लियर? चलो, फिर प्रस्तावना में उल्लेखित 4 प्रमुख आदर्शों का उल्लेख कीजिए। 4 आदर्श तो नोट कर लीजिए: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। 4 जो आदर्श है ना, वो यहां मैं समझा रहा हूं। और समझ जाइएगा कि प्रस्तावना में उल्लेखित 4 प्रमुख आदर्श कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता, स्वत और न्याय एवं बंधुता। क्लियर? आगे एक चीज और नोट कर लेना यहां पर कि अपने संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। अब तक जो संविधान बना उसमें एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और वो हुआ था 42वां संशोधन
1976। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, एक तो पंथ निरपेक्षता, अखंडता, तीसरा समाजवादी। क्लियर? तो आ जाए तो इसे ध्यान रख लीजिएगा। आगे, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो उपलब्ध होता है, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? इतना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद तो वो है अनुच्छेद 32, जिसे संविधान की आत्मा एवं हृदय भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। इसी तरह से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? ये अपने मॉडल पेपर से बता रहा हूं अभी, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अब उस निर्वाचन मंडल में होता कौन है प्यारे विद्यार्थियों? तो संसद के दोनों सदनों और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब संसद और राज्यों के अंदर विधानसभाओं में से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको मिलाकर एक निर्वाचक मंडल बनता है जो संविधान की सिस्टम के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। आगे ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियों का आधार क्या है? क्योंकि देश की कार्यपालिका शक्ति होती तो राष्ट्रपति के पास, लेकिन उसका रियलिटी में उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। तो देखिए, लोकसभा में बहुमत और मंत्रिपरिषद पर उसका नियंत्रण प्रधानमंत्री का रहता है। तो प्रधानमंत्री भारतीय शासन व्यवस्था का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है और नाम मात्र राष्ट्रपति होता है। आगे, मॉडल पेपर में नंबर 6, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग, ध्यान रखना, हर वर्ष, यानी वित्त आयोग है ना, हर 5 वर्ष में इसका गठन होता है, हर 5वें वर्ष में इसका गठन होता है। और इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 280 अनुच्छेद कहा गया है, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अब वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण और वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करता है। इसी तरह से मॉडल पेपर का 7वां प्रश्न है, और हाँ, ये चीज अलग बनती है, आपने संविधान पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आगे और क्लासों में देखा होगा, लेकिन इसमें प्रशासन जुड़ा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ हटके हो और वो आपको यहाँ समझना है। देखिए, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? यहां पर क्या वर्ड बोला गया? पंचायती राज, यानी गांवों में जो स्थानीय स्वशासन होता है, लोकल गवर्नमेंट, उसको ही कहा जाता है पंचायती राज। तो उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी संविधान में इसको इंपोर्टेंट और रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लागू किया गया था। तो वो कब हुआ था? जब संविधान में संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992। और अगर आ जाए कि 74वां, तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वह नगरीय पालिकाओं से संबंधित। अब देखिए, यहां पर पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो इसके 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। पहला है जिला परिषद, क्या है? जिला परिषद। दूसरा है पंचायत समिति, और उसके नीचे का स्तर होता है वो है ग्राम पंचायत। इस तरह से सिस्टम और ये जो व्यवस्था है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया। और अगर पूछा जाए कि कौन सी अनुसूची इससे रिलेटेड है तो 11, टोटल 12 अनुसूचियां, तो 11 इससे संबंधित। फिर है नगरीय स्थानीय निकायों की 3 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है, वो बताने से पहले 3 श्रेणियां, मतलब जैसे पंचायती राज की मैंने 3 श्रेणियां बताई ना, वैसे नगरीय की। लेकिन ध्यान रखना कि नगरीय राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया,
तो स्थानीय राज्य प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 74वां संविधान संशोधन। और इस 74वां संविधान संशोधन नगरीय पालिकाओं को कॉन्स्टिट्यूशन पावर प्राप्त करता है या देता है। तो इसके लिए 3 श्रेणियां कौन सी है? सबसे नीचे होते हैं नगर पंचायत, फिर होती है नगर पालिका, और सबसे ऊपर होता है नगर निगम या महानगर, नगर निगम। क्लियर? तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी तरह मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, बुनियादी ढांचा सिद्धांत क्या कहलाता है? बुनियादी ढांचा मतलब संविधान का वो मूलभूत आधार जो संविधान उस पर खड़ा होकर अपने बाकी कार्य कर सकता है। यानी अगर मूल ढांचे को बदल दिया जाए तो संविधान का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो देखिए, इसका अर्थ है कि संविधान संशोधन की शक्ति के बावजूद भी संसद संविधान की मूल विशेषताओं को, मूल ढांचा को नहीं बदल सकता। कौन सा? लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय ढांचा, इसको संसद भी नष्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल संसद के पास पावर है, लेकिन वो इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। इसी तरह से मॉडल पेपर का प्रश्न नंबर 10, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, 2005 में यानी 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ और इसका उद्देश्य था कि शासन में पारदर्शिता, यानी सरकार क्या कर रही है तो उसके मध्य पारदर्शिता लाना। क्योंकि पहले ये सब भ्रष्टाचार, करप्शन था और बहुत चीजें प्रशासन में असंवैधानिक भी होती थी। अब सिस्टम ये हुआ कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, कि सरकार हर एक जो भी कार्य कर रही है जनता को वो उसको जानने का हक है। सरकार की कोई योजना है, कोई परियोजना है तो जनता राइट टू एजुकेशन या आरटीआई के तहत अपने अधिकार मांग सकती है, सूचना मांग सकती है, जिससे सरकार भी ईमानदारी से काम करेगी। तो इसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और नागरिकों की सूचना प्रणाली को व्यवस्थित और सूचना की प्राप्ति को या सूचना की प्राप्ति अपना हक दिलाने के लिए ये सुनिश्चित किया गया। यानी आरटीआई 2005 के तहत आप अब सरकार से कुछ भी सूचना मांग सकते हो, तो इससे सरकार भी सजग और पारदर्शी रहती है। तो ये मॉडल पेपर का अखंड था, जिससे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में दिए जो छोटे और बड़े दोनों में काम कर सकते हैं। अब मॉडल पेपर का पार्ट बी जो बड़े इंपॉर्टेंट और जिसकी इंतजार हर एक स्टूडेंट अपनी क्लास में करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न कितने नंबर का है? एक प्रश्न 20 नंबर का। 20 गेम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पार्ट बी में लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको 500 वर्ड में देना है। तो पहली यूनिट है आपकी संविधान की आधार भूमि एवं मूल अधिकार। साथ ही साथ ध्यान रखना, इस मूल अधिकार के साथ है ना, इसमें मूल कर्तव्य भी जोड़े गए हैं और नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े गए। ठीक है? तो देखिए, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। ये बहुत बड़ा प्रश्न आ सकता है और ऐसा प्रश्न तो एग्जाम में टपकता है, टपक लीजिएगा अभी का अभी। क्लियर? तो ये प्रश्न हो गया इंपॉर्टेंट पहले से। फिर मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध एवं टकराव को समझाइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इस पहले वाले प्रश्न में ऑब्लिक के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि भाई संविधान निर्माण के बारे में बताइए। तो पहले यूनिट से इंपॉर्टेंट बता दिया। यूनिट 2 है वो शासन व्यवस्था एवं प्रशासनिक संरचना के ऊपर है। तो देखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसी तरह से भारतीय न्याय प्रणाली की संरचना, शक्तियां एवं भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसी तरह से अगर आप इसमें और लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति की भूमिका एवं शक्तियां,
ये सेकेंड यूनिट का बोनस है जो तैयार करना है। फिर थर्ड यूनिट स्थानीय शासन और समसामयिक मुद्दे। तो इसमें प्रश्न तैयार करना है कि पंचायती राज व्यवस्था की संरचना महत्व का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था, एक तो 73वां संविधान संशोधन और एक 74वां संविधान संशोधन। ये प्रश्न ध्यान रख लीजिएगा। देखो 73वां तो पंचायत राज, 74वां नगरीय स्वशासन। क्लियर। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और बुनियादी ढांचा सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। संविधान संशोधन के लिए आप सभी ध्यान रखना अनुच्छेद 368 है और इसके तहत संविधान में दो तरह से संशोधन होता है, लेकिन नॉर्मली एक और तरीका भी अपनाया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से अगर मैं आपको कहूं तो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो धमाकेदार मॉडल पेपर था वो यहाँ मैंने आपको बता दिया। अब पूरे सिलेबस से जितने जबरदस्त इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ समझाऊंगा, लास्ट में कुछ मैजिक बताने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की और पूरी यूनिट से। तो भारतीय संविधान एवं प्रशासन ये अपना स्किल कोर्स है, तो इसके अंदर यूनिट फर्स्ट से हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अब फटाफट से करेंगे क्योंकि प्रश्न इंपोर्टेंट और ज्यादा है। प्रस्तावना क्या है और इनमें कौन कौन से आदर्श इन्वॉल्व किए गए। तो प्रस्तावना संविधान की भूमिका है, यानी संविधान का उद्देश्य, संविधान का परिचय, संविधान की व्याख्या, सब कुछ प्रस्तावना से तय होती है। इसलिए इनमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे आदर्श जुड़े हुए हैं। दूसरा, संविधान सभा का गठन कब और कैसे हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल 389 सदस्यों को मिला के संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। और कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे बढ़ते जाए तो इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान निर्माण में कितने दिन लगे? कहता है वो सांबा कितने आदमी थे। तो इसी तरह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता, ओ स्टूडेंट्स बताइए कितने दिन लगे संविधान को बनने में, कितना समय लगा। तो नोट कर लेना। प्रथम बैठक कब हुई थी? फर्स्ट बैठक वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक या हम कहें जब संविधान बना तो वो बना था 26 नवंबर 1949। तो ये जो गैप है ना, यही गैप है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। मतलब इधर देखिए, संविधान को बने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और टोटल कितना पैसा खर्च हुआ अगर बात करें लगभग, तो लगभग 67 लाख रुपए, यानी 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे संविधान को बनने में। क्लियर। और संविधान लागू कब हुआ वो तो आप जानते ही है। संविधान लागू तो हुआ था 26 जनवरी 1950। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस है वो मनाया जाता है 26 नवंबर हर साल। लेकिन पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2015 को। क्लियर। चलो आगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति का काम था
संविधान का प्रारूप बनाना, संविधान का प्रारूप यानी ढांचा बनाना। और इसके लिए अपने प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो फरवरी फरवरी 1948 में पेश की थी। इसके बाद संविधान सभा का 3 वाचन हुआ था। आगे, भारतीय संविधान की विशेषता, वैसे तो बहुत सारी लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट। भारत का संविधान लिखित और लंबा एवं विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, बिगेस्ट। इसके साथ संघीय और एकात्मक व्यवस्था का मिश्रण है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संसदीय व्यवस्था है, वयस्क मताधिकार है, और भी इंपॉर्टेंट थिंग जो है जानना है। इसी तरह संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न आ गया तो नोट कर लीजिए। सरकार की सभी संस्थाओं, सरकार की संस्था यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनका पावर सबसे इंपॉर्टेंट, और इनके भी ऊपर सबसे पावरफुल जो है वो संविधान। तो यही है सर्वोच्चता, क्योंकि ये सभी संस्थाएं जो है ना संविधान के अंडर काम करती है। फिर संवैधानिकता का क्या आशय है? अब संविधान तो हो गया, अब ये संवैधानिकता क्या होती है? तो देखिए, सरकार की शक्तियों पर संविधान द्वारा लगाया गया नियंत्रण संवैधानिकता कहलाती है। नेक्स्ट, भारतीय संघीय स्वरूप की विशेषता बताइए, यानी भारत में संघात्मक व्यवस्था है तो इसका नेचर देखते हैं। तो देखो, इसके तहत है ना मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था बनाएगी। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, लेकिन केंद्र शक्तिशाली बनाया गया। आगे, नागरिकता की प्राप्ति के 5 आधार बताइए। इंडियन सिटीजनशिप, अगर इंडियन सिटीजनशिप या नागरिक बना है तो क्या आधार है? देखिए, पहला जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र सम्मिलन, इनके आधार पर नागरिकता का प्राप्ति का अधिकार है। फिर नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? अपने भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में प्रावधान है। क्लियर? मौलिक अधिकार कितने हैं? बिल्कुल 6। पहले 7 अधिकार थे। कौन सा अधिकार हटा दिया गया प्यारे विद्यार्थियों? संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था, लेकिन काला धन बढ़ने की वजह पर इसमें बदलाव किया गया। आगे बात करें, अनुच्छेद 14 क्या है? देखो, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 जो है ना वो किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार टोटल। लेकिन अनुच्छेद सिर्फ 14 की बात करें तो ये समानता के अधिकार की शुरुआत करता है। फिर अनुच्छेद 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट। अपने देश में आपातकाल या कुछ भी हो जाए ना, बाकी अधिकार आपसे छीने जा सकते, लेकिन एक अधिकार आपसे कभी नहीं छीना जा सकता, वो है अनुच्छेद 21, जीवन और प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपका जीवन आपसे कोई नहीं ले सकता, आप खुद भी नहीं ले सकते, इसको कहते हैं जीवन जीने का अधिकार। और अनुच्छेद 21 कब पूछा जाए तो लिख देना, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा। आगे, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? देखो, अभी बात करी थी अनुच्छेद 14 से 18। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का जो अभी बात करी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 51 का। देखिए, अगर हम बात करते हैं संविधान के अंतर्गत भाग कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, तो 4 क। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 51 ए। ठीक है। आगे, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े? देखो, मौलिक कर्तव्य संविधान बना तब नहीं थे। अपने भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, तब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और किस देश से प्रभावित है तो नोट कर लेना, आयरलैंड। किस देश से प्रभावित है? आयरलैंड से। इसी तरह पूछा जाए, अगर अधिकार के बारे में पूछा जाए कि अधिकार किस देश के संविधान से प्रभावित है,
तो यूएसए यानी अमेरिका। ठीक है। फिर नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है संविधान के? संविधान का भाग 4 अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए कार्य करते हैं? राज्य के लिए कार्य करते, मतलब एक अच्छा राज्य बनाने के तौर पर। आगे बात करें तो नेक्स्ट, नीति निर्देश तत्वों का उद्देश्य क्या है? देखो अभी बात करी थी भैया, क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। हर राज्य अपनी अपनी सरकार चलाता है, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है, लोगों का कल्याण करना। इसलिए यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का संबंध क्या है? तो देखो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। टकराव होने पर अधिकार पावरफुल होता है, क्योंकि अधिकार के पास गारंटी का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 के तहत अपनी का अधिकार की रक्षा हो सकती है, यानी वाद योग्य है। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति क्या है? ये गैर न्यायिक और मार्गदर्शक, यानी इस पर कोई राज्य अगर निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो कोई दंड नहीं लिया लगाया जाता, और ये एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। आगे, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में समानता क्या है? देखो प्रस्तावना और नीति तत्व तो दोनों में आदर्श एवं मूल्य जुड़े हुए हैं। ठीक है। प्रस्तावना सबसे इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देश तत्व से भी, अगर ऐसा पूछा जाए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? संविधान की हृदय एवं आत्मा, क्योंकि ये पूरे संविधान स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसी तरह से बात करते हैं तो भाग 3 और भाग 4 में क्या अंतर है? तो देखो भाग 3 जो है वो अधिकारों से संबंधित है, और भाग 4 जो है वो गैर न्यायिक अधिकारों से। यानी भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है, और 4 में नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 से शानदार इंपोर्टेंट जो प्रश्न है वो यहाँ पर मैं आपको करवा देता हूं, वो भी नोट कर लीजिए। ठीक है। ओके, तो देखिए शासन व्यवस्था और प्रशासनिक संरचनाएं, ये यूनिट 2 है। ठीक है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। अब निर्वाचक मंडल में कौन होता है? ये तो अभी मैंने आपको बताया कौन होता है। संसद और विधान, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचक मंडल में सांसद और विधानसभा, यानी एमपी प्लस एमएलए। ओके। राष्ट्रपति के अधिकार क्या है? ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसके पास विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियां हैं। आपको पता है ना, अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये राष्ट्रीय आपातकाल, ये संवैधानिक आपातकाल और ये वित्तीय आपातकाल। आगे, राष्ट्रपति का वीटो अधिकार। राष्ट्रपति का वीटो अधिकार क्या है? वीटो का मतलब होता है कि जब लोकसभा राज्यसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित करके लिया जाए, विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति ही क्या करता है? मोहर लगाता है, तब कानून बनता है। राष्ट्रपति मोहर न लगाकर अपने पास रखे या मतलब इसको लंबा वेट करवाए तो क्या होगा? तो देखिए, किसी विधेयक को अस्वीकार करना, वापस भेज देना या लंबित करना। मतलब विधेयक जो है वो संसद की ओर से पास होके आता है, विधान अपने लोकसभा राज्यसभा, तो राष्ट्रपति उसको अस्वीकार कर दे, वापस भेज दे या पेंडिंग रखे, तो यही वीटो पावर है। ठीक है। आगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, क्योंकि जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उन्हीं दल से प्रधानमंत्री का चयन होता है, तो राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाता है। क्लियर। आगे, प्रधानमंत्री की शक्तियां, तो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना, नीतिगत निर्णय लेना और कैबिनेट प्रमुख। इसी तरह से आगे,
मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी क्या है, यानी मंत्री परिषद एक साथ तैरते एक साथ डूबते, और ये पूरी तरह से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। देखिए, सभी मंत्री लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं। आगे बात करें तो संसद की संरचना बताइए, यानी संसद में कौन कौन होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, लोकसभा अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80। यानी पूछा जाए संसद कि भाई संसद का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 79 के तहत संसद का वर्णन किया गया है। आगे, लोकसभा राज्यसभा की सदस्य संख्या क्या, कितने मेंबर होते हैं। लोकसभा में 545, राज्यसभा में 250। लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, जो कला साहित्य और विज्ञान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे। और हाँ, लोकसभा का अगर कोई सदस्य बनना चाहता है लोकसभा का, तो उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का बनना चाहता है तो 30 वर्ष होनी चाहिए, और अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 35 होनी चाहिए। अब लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसके क्या कार्य है। संसद की अध्यक्षता करना, मतलब वो जो संसद है ना उसका मैनेजमेंट करना, कार्रवाई संचालन करना और शिष्टाचार बनाए रखना। आगे, संसद के वित्तीय अधिकार क्या है। वित्त यानी फाइनेंशियल पावर, तो बजट पारित करना, कर लगाना और धन विधेयक के बारे में निर्णय लेना। इसी तरह राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और ये 5 साल फिक्स तो नहीं, लेकिन अनुमान 5 साल होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। फिर है मुख्यमंत्री के कार्य। सेंटर में प्रधानमंत्री होता है, तो स्टेट में मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और राज्य में पूरी तरह से नीति संचालन करता है। तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। क्या प्रश्न आपसे पूछा हूं कि वर्तमान राजस्थान में क्या, एक तो मुख्यमंत्री कौन है, दूसरा राज्यपाल कौन है, तीसरा विधानसभा होती है ना, तो विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। चौथा उत्तर दे दीजिएगा कि अपना राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये चारों उत्तर दीजिएगा, क्योंकि क्लास भले ही आपको अभी जस्ट रिकॉर्ड करके दी हो, लेकिन सबसे जरूरी क्लास है ये, तो इसकी आंसर दीजिएगा, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगे, राज्य विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है। जैसे केंद्र में होती है लोकसभा, वैसे राज्य में होती है विधानसभा। जैसे केंद्र में होती है राज्यसभा, वैसे राज्य में होती है विधान परिषद। तो इन दोनों में क्या फर्क है, बहुत ही सिंपल देख लीजिए। देखो, विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि विधान परिषद अस्थायी होती है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। जबकि ये तो 5 वर्ष के लिए होती है, यानी ये अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी। जबकि विधान परिषद स्थायी होती है और इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, आंशिक चुनाव। राजस्थान में विधानसभा तो है, विधान परिषद नहीं है। और राजस्थान में जो विधानसभा है उसमें कितने सदस्य हैं, तो नोट कर लीजिएगा 200। उच्चतम न्यायालय का गठन 1950 के तहत अनुच्छेद 124 के अनुसार होता है। उच्चतम न्यायालय के क्या कार्य होते हैं, मूल अधिकारों की रक्षा करना,
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शी अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, ये प्रश्न आ सकता है। यानी सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायपालिका जांच करती है, अगर वे संविधान के अनुकूल नहीं है तो उसे रद्द कर सकती है या सरकार को कह सकती है वापस ले लो। न्यायिक पुनरावलोकन देखिए, न्यायालय के द्वारा कानून या कार्यपालिका की संवैधानिकता की, यानी संविधान के द्वारा बने कानून की जांच की जा सकती है। आगे, लोकहित याचिका क्या है? PLI पिटीशन, किसी भी नागरिक द्वारा जनहित में दाखिल याचिका, यानी खुद व्यक्ति ने जाकर कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके केस को न्यायालय में डाल सकता है। निर्वाचन आयोग का कार्य चुनाव करवाना, मतदान सूची तैयार करवाना, और इसका उल्लेख जो है ना वो 324 से लेकर 329 के बीच निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है। आगे, वित्त आयोग के कार्य करों का बंटवारा करना, राज्यों का अनुदान करना, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। मुझे कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि भारत के वित्त मंत्री और राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है, कमेंट उत्तर ना हो। आगे, कैग का कार्य क्या है? कैग सेंट्रल अटॉर्नी जनरल, यानी जैसे किसी फैक्ट्री का एक सीए होता है ना जो उसकी ऑडिट करता है, वैसे पूरे भारत की ऑडिट करने वाले को कैग बोलते हैं। सरकार के आय व्यय की लेखा जोखा रखने वाला लेखा परीक्षा और लेखांकन लेखाकार कहलाता है। यूपीएससी की भूमिका, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो यूपीएससी कहते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएएस आईपीएस की जो भर्ती है वो यूपीएससी के द्वारा करवाई जाती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सेवा परीक्षाएं भर्ती जैसी आईएएस आईपीएस। लोकपाल की आवश्यकता क्यों है? लोकपाल जो होता है ना वो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए स्वतंत्र है और ये संस्था है। चुनाव आयोग आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना का अधिकार है, यानी आरटीई 2005 के तहत सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हो। आगे, प्रशासनिक कानून क्या होते हैं? यानी प्रशासन को चलाने को लेकर मंत्री और सरकारी अधिकारी दोनों के बीच तालमेल और व्यवस्था प्रशासन। तो देखिए, सरकार और नागरिकों के बीच संबंध नियंत्रित करने वाले कानून और अधिकारी। सुशासन के तत्व, सुशासन यानी बढ़िया शासन कब होगा? जब पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी, सहभागिता होगी और दक्षता होगी। आगे, यूनिट 3 से इंपोर्टेंट तगड़े प्रश्न देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992। और पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना कौन सी है? 3 स्तर। पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा ग्राम समिति और तीसरा जिला परिषद, सबसे टॉप। ग्राम सभा का क्या महत्व है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अंग और योजनाओं की स्वीकृति। ठीक है, आगे बात करते हैं। जिला परिषद के कार्य ग्रामीण विकास करना, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को संचालित करना। नगर पालिका और नगर निगम में क्या अंतर है? तो देखिए, नगर पालिका है ना वो छोटे नगर होते हैं और नगर निगम सबसे बड़े शहर जो होते हैं। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 76वां संविधान संशोधन 1992। आगे बात करें, नगर निगम का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है? मेयर या महापौर? मेयर या महापौर, ठीक है। आगे, नगर पंचायत किसके लिए होती है? संक्रमण अवस्था वाले कस्बे, यानी जो न तो गांव है और न पूरी तरह सिटी है, उसके बीच में आधे नगर जिसको कस्बा बोला जाता है, तो वही नगर पंचायत, और वहां पर नगर पंचायत होती है। फिर जो सिटी होती है उसमें नगर पालिका, और जो बड़ी सिटी है उसमें नगर निगम। आगे, नगर पालिका की वित्तीय संसाधन क्या है? नगर पालिका के पास पैसे कहां से आते हैं? कर, शुल्क और सरकारी अनुदान से। नगरीय निकायों की समस्या क्या है? नगरीय निकायों की समस्या क्या है? तो नोट कर लीजिए, वित्तीय
वित्तीय कमी, एक तो पैसों की कमी है क्योंकि उनके पास संसाधन कम होते हैं, भ्रष्टाचार ऊपर से हो जाता है, और तीसरा अव्यवस्था। आगे नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, जिला कलेक्टर की भूमिका। जिला कलेक्टर राजस्व प्रशासन, यानी एक तो राज्य में राजस्व प्रशासन का मैनेजमेंट करता है, राजस्व वसूली करना, टैक्स। दूसरा, कानून व्यवस्था एवं चुनाव के ऊपर ध्यान देता है। नेक्स्ट, कलेक्टर को कड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कलेक्टर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे, जैसे मैं मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कलेक्टर हूँ, तो जनता और सरकार दोनों को मैं संपर्क में रखने का काम करूंगा, तो ये कड़ी है। क्या लिखा है? जनता और सरकार के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? अभी बताया था, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन होता है साधारण और विशेष बहुमत, और एक और तरीका है राज्यों की सहमति। 3 तरीकों से संविधान में संशोधन होता है। आगे, संविधान के बुनियादी ढांचे सिद्धांत किससे स्थापित किए गए, यानी किस विवाद के तहत संविधान का मूल ढांचा तय किया गया था? तो नोट करना, केशवानंद भारती बनाम मामला 1973 हुआ था, उसके तहत संविधान का मूल ढांचा फिक्स किया गया था। आपातकालीन प्रावधान कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। राष्ट्रपति 3 प्रकार के राष्ट्रीय प्रावधान करता आपातकालीन। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद है, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय आपातकाल के आधार क्या? राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगता है? जब कोई बाहरी युद्ध होता है, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह हो जाए, तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्योंकि 1975 का आपातकाल किस कारण लगा था? आंतरिक अशांति, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन इस आधार पे अब आपातकाल नहीं लगता है, ठीक है। वैसे राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा, 1971, 75 और 61, ठीक है, 61-62 जो युद्ध हुआ था वो। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? अनुच्छेद 356, जब राज्य सरकार संवैधानिक यानी संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करती है, यानी संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। क्या कहते हैं? संवैधानिक आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? 360, लेकिन आज तक कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन को लेकर। हालिया संविधान संघीय व्यवस्था में विवाद का कोई उदाहरण बताना है तो देखो, जीएसटीसी राजस्व विवाद और राज्यों की सहमति को लेकर संघीय व्यवस्था में विवादित मुद्दा आया था। आरटीआई अधिनियम 2005 का क्या महत्व है? इससे शासन में पारदर्शिता रहती है और जवाबदेहिता। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? ई गवर्नेंस यानी इंटरनेट के योगदान, तकनीकी सहयोग पर आधारित सरकार, सूचना तकनीकी द्वारा संसाधन यानी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बनी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट, नागरिक चार्टर का उद्देश्य क्या है? सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता एवं सुनिश्चितता करना। आगे, प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता क्या है और क्यों है? तो प्रशासनिक सुधार क्या क्या करने पड़ेंगे? एक तो भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना होगा, और दक्षता बनानी होगी यानी प्रशिक्षण, जवाबदेहिता और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना। अब मैंने लास्ट में कहा था कुछ टिप्स बता देता हूं, क्योंकि आपके वन शॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए। आगे देखिए टिप्स कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े प्रश्नों के भी उत्तर चाहिए, तो आप क्या करना, बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस जो मैंने इस बार पढ़ाई है, वो पॉलिटिकल साइंस की आप मैराथन क्लास देख लेना, 4-5 मैराथन क्लास होगी, वो देख लेना, ऑल इज वेल हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये जो कोर्स है, इस
कोर्स के आपको नोट्स चाहिए पूरे के पूरे 100% यूजफुल, हैंड राइटिंग, कंप्यूटर और ये वाले भी, तो आप डाउनलोड कर लेना क्लासी सेट ऐप। नोट्स कहाँ मिलेंगे? क्लासी सेट ऐप। अगर आपको वास्तव में नोट्स की जरूरत है तो हमें जरूर बताएं, तो हम आपके ऑफर दे सकते हैं। यानी वर्तमान नोट की प्राइस 100 है, अगर आपकी डिमांड रही तो इसको कम किया जा सकता है। 15 मौके का फायदा नहीं, आपको अवसर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से ये शानदार इंपोर्टेंट वन शॉर्ट क्लास थी, जहां मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल एवरीथिंग आपको बता दिया। ये क्लास देख ली मतलब कॉन्फिडेंस फुल है, और जो टिप्स बता दी इसको फॉलो कर लीजिएगा। बाकी अगर कुछ हेल्पफुल है या कुछ डाउट अगर आपके मन में है तो कमेंट जरूर करें। बाकी ये क्लास आपके लिए शानदार है, तो जरूर जरूर आगे शेयर करें। मिलता हूं आपसे अगली इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।